साथियों, स्वागत है आपका वर्ग 3 चयन परीक्षा की साइंस की क्वेश्चन सीरीज की एक और नई वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले सभी साथियों से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो नए हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, तत्वों का पहला वर्गीकरण किसने किया? तो ए लोथर मेयर, बी न्यूलैंड्स, सी मेंडलीफ या डी डोबे राइनर। तो सबसे पहले तत्वों को वर्गीकरण डोबे राइनर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम किसने प्रतिपादित किया? कुछ नियम दिए गए थे, जैसे त्रिक नियम हो गया, अष्टक नियम हो गया, आवर्त नियम हो गया। इस प्रकार से कुछ नियम दिए गए थे। तो त्रिक नियम किसने दिया? तो ए लोथर मेयर, बी डोबे राइनर, सी मेंडलीफ या डी न्यूलैंड्स। तो त्रिक नियम दिया था डोबे राइनर के द्वारा। अगला है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया? ए ड्यूमा, बी डोबे राइनर, सी न्यूलैंड या डी मेंडलीफ। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के नाम से भी जाना जाता है और न्यूलैंड्स ने इसे दिया था। यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में लिखा जाए तो हर 8वां तत्व अपने से पहले तत्व के समान गुणों वाला होगा। यह नियम किसने दिया? ए मेंडलीफ का आवर्त नियम, डोबे राइनर का त्रिक नियम, ड्यूमा का प्रयास या न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है कि भाई इसमें 8वें तत्व में समानता बताई गई है, तो ये न्यूलैंड्स का अष्टक नियम है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यह नियम किसने दिया? तो ए मेंडलीफ, बी मोसले, सी रदरफोर्ड या डी न्यूलैंड्स। तो जो परमाणु भार होते हैं उनके आवर्त फलन बताया था मेंडलीफ ने। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। ए परमाणु भार के, बी परमाणु आयतन के, सी परमाणु संख्या के या परमाणु घनत्व के। तो मेंडलीफ ने जो तत्वों के गुणों को आवर्ती फलन बताया है उसे परमाणु भार के रूप में बताया है। अगला प्रश्न है हमारा, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? ए मोसले, बी मेंडलीफ, सी डाल्टन या डी रदरफोर्ड। तो जो सबसे पहले यदि आवर्त सारणी के निर्माण की बात करें तो वो मेंडलीफ के द्वारा की गई थी और परमाणु भार के आवर्ती फलन उसमें तत्वों को रखा गया था। अगला है, आधुनिक आवर्त नियम किसने प्रतिपादित किया? तो न्यूलैंड, डोबे राइनर, मेंडलीफ या मोसले। तो जो आधुनिक आवर्त नियम है जो मोसले ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, परमाणु आयतन या परमाणु घनत्व। तो मेंडलीफ ने परमाणु भार या इसे हम परमाणु द्रव्यमान भी बोल सकते हैं, इसको प्रमुख आधार बनाया था वर्गीकरण का। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु आयतन या परमाणु घनत्व। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गीकरण का प्रमुख आधार परमाणु संख्या को बनाया गया है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला है, आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों को क्या कह देते हैं? तो जो उदग्र स्तंभ होते हैं इनके लिए हम बोल देते हैं वर्ग। अगला है हमारा, आवर्त सारणी में क्षैतिज जो स्तंभ होते हैं, उदग्र यहाँ पर ऊर्ध्वाधर से होगा, जो खड़े हुए स्तंभ रहते हैं, और जो क्षैतिज स्तंभ रहते हैं इनको बोल देते हैं हम आवर्त, जो आड़ी लाइनें रहती हैं। अगला है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल कितनी संख्या है? वर्ग और आवर्त की संख्या पूछी जाती है। भाई पहले तो ये नॉर्मल सी बेसिक सी बातें हैं कि वर्ग क्या होते हैं, आवर्त क्या होते हैं, फिर उनके बाद इनकी संख्या को भी पूछ लिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 18। आवर्त सारणी में 18 आवर्त होते हैं। आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 18 होती है। और आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ए 5, बी 7, सी 9 या डी 16। तो आवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो 7 आवर्त हैं। और यदि वर्गों की बात की जाए तो 18 वर्ग होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है घटते हुए परमाणु भार में, बढ़ते हुए परमाणु भार में, बढ़ते हुए परमाणु आयतन में या बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। तो भाई आवर्त सारणी है जो मेंडलीफ की आई थी उन्होंने परमाणु भार में लिया था, लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी जिसे मोसले की भी बोलते हैं तो उन्होंने बढ़ते हुए परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक के रूप में इसको व्यवस्थित किया गया है। अगला है, आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक कौन है? ए मोसले, बी मेंडलीफ, सी एवोगाद्रो या सी डी डाल्टन। तो इसके मोसले हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, तत्वों के आवर्त सारणी का जनक कौन है? जोहान्स वान डर वाल, जोहान्स बेयर, अल्फ्रेड नोबल या दमित्र मेंडलीफ। तो जनक की यदि हम बात करें, क्योंकि भाई सबसे पहले आवर्त सारणी मेंडलीफ के द्वारा ही दी गई थी, तो ये जनक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है परमाणु के आकार पर, परमाणु के द्रव्यमान पर, परमाणु संख्या पर या विद्युत ऋणात्मकता पर। तो जो लंबा आकार है ये परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस आधुनिक आवर्त सारणी
किस आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, मतलब किस पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? ए परमाणु संख्या, बी परमाणु आयतन, ए परमाणु आयतन, बी परमाणु संख्या, सी परमाणु भार या डी परमाणु आकार। तो जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है परमाणु संख्या पर बेस्ड है, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, यह नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ये नियम हाल ही में हम देख चुके हैं भाई, मोसले के द्वारा दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्या होता है, ये जो प्रश्न हमने डाले हुए हैं ये प्रश्न कई परीक्षाओं में ऐसे ही पूछे गए हैं, मतलब एसएससी रेलवे वगैरह में जो साइंस आती है इनमें ऐसे सेम ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो भाई जो टॉपिक हमारे वर्ग 3 में शामिल किए गए हैं उनके जो प्रश्न बन सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर जो डाले गए हैं। अगला है, अक्रिय तत्वों को किस समूह के सदस्य हैं? मतलब जो अक्रिय तत्व इनर्ट गैसें भी बोलते हैं, जो सबसे आखिरी का समूह कहलाता है, तो इसको हम बोल देते हैं शून्य समूह। शून्य समूह के नाम से भी जाना जाते हैं। ये लगभग क्रियाएं नहीं करते हैं, इनका अष्टक पूर्ण रहता है। अगला है, क्षार धातु को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? एक ए, एक बी और सेकंड बी या थर्ड बी। तो इसमें क्या हो जाता है भाई, क्षार धातुओं को, तो क्षार धातुओं को इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर का 1A में रखा गया है। अगला है, किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहते हैं, यानी सिक्का बनते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 30 का बी वाला, ऑप्शन नंबर बी। अगला है हमारा, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? अभी हमने देखा था, ए हैलोजन, बी क्षार धातुएं, सी क्षारीय मृदा धातुएं या डी निष्क्रिय तत्व। तो जो हमारे हैलोजन के नाम से भी जाना जाता है इन्हें हम हैलोजन नहीं, हैलोजन अलग हो जाते हैं, इनके लिए हम निष्क्रिय तत्व के नाम से भी जाने जाते हैं, अक्रिय गैसें भी कहते हैं। शून्य समूह में या आखिरी समूह में इन्हें रखा गया है, हैलोजन अलग हो जाते हैं और क्षार धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं अलग है। आवर्त सारणी में दो तत्वों का नाम फ्रांस के नाम पर है, इनमें से एक फ्रांसियम है तो दूसरा कौन सा है? फ्लोरीन, क्रोमियम, फर्मियम या गैलियम। तो एक तो फ्रांसियम फ्रांस के नाम पर है और दूसरा जो हमारा है फर्मियम, ये भी फ्रांस के नाम पर है। ये अच्छा प्रश्न है। पोलोनियम की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑस्टन, मैरी क्यूरी, जोलियट या आइटन क्यूरी। तो जो पोलोनियम है, पोलोनियम की खोज ऑप्शन नंबर बी मैरी क्यूरी के द्वारा की गई थी। अगला है, सबसे भारी धातु क्या है? ए चांदी, बी सोना, सी पारा या डी ओस्मियम। तो इसको जरूर याद रखें, सबसे भारी धातु है जो ओस्मियम धातु है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। और सबसे हल्की धातु क्या है? तो ये मैग्नीशियम, बी एल्यूमिनियम, सी प्लेटिनम या डी लिथियम। तो सबसे हल्की धातु की यदि बात होती है तो ये हो जाएगी लिथियम, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? देखो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, यहाँ पर पूछा गया है सबसे भारी धातु और सबसे हल्की धातु। अब यहाँ पर पूछा गया है कि भाई सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम या सोडियम। तो सबसे हल्का तत्व जो हो जाएगा हाइड्रोजन। तत्व में सारी चीजें, धातु, अधातु, उपधातु, मृदा धातुएं, गैसें, सभी चीजें शामिल हो जाती हैं और जब धातु की बात हो तो केवल धातुएं शामिल की जाती हैं। कौन सा तत्व सबसे अधिक ऋणात्मक है? तो सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व की यदि बात की जाए तो ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम या क्लोरीन में से ऑप्शन नंबर बी सबसे ज्यादा ऋणात्मकता होती है फ्लोरीन की। अगला है, निम्न में से कौन सा तत्व का मौलिक गुण है? परमाणु भार, अणु भार, परमाणु संख्या या परमाणु घनत्व। तो तत्व का मौलिक गुण है जो परमाणु संख्या है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, पृथ्वी के पटल का 97.2% भाग कितने तत्वों से बना हुआ है? मतलब 97% भाग कितने तत्वों से बना है? ए 5, बी 8, सी 11 या डी 19। तो 97% भाग हमारा 8 तत्वों से पृथ्वी का बना हुआ है। अगला है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सी है? लोहा, एल्यूमिनियम, कैल्शियम या सोडियम। तो सबसे ज्यादा मात्रा में एल्यूमिनियम पाया जाता है पृथ्वी पर। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, देखो भाई प्रश्न को इस प्रकार से घुमा जाता है, भाई आप याद कर लोगे कि भाई सबसे ज्यादा पाए जाने वाली धातु, और वहां यदि प्रश्न में आ गया पेपर में कि भाई सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व, अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो चीजों को ध्यान से पढ़ना है प्रश्नों को। ये ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो हम प्रैक्टिस सेट से इनको कम कर सकते हैं, इसलिए प्रैक्टिस सेट लगाए जाते हैं। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम या लोहा। तो सबसे ज्यादा जो तत्व पाया जाता है पृथ्वी पर वो है हमारा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, संक्रमण तत्व की विशेषता है अपूर्ण डी ऑर्बिटल, अपूर्ण एफ ऑर्बिटल और अपूर्ण पी ऑर्बिटल या अपूर्ण एस ऑर्बिटल। तो भाई जो संक्रमण तत्व होते हैं उनका जो डी ऑर्बिटल होता है वो अपूर्ण होता है, भरा हुआ नहीं रहता, इनकम्प्लीट रहता है। अगला है, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है एक धातु, एक हैलोजन, एक निष्क्रिय गैस या एक उपधातु। तो इसका आंसर हो जाएगा एक निष्क्रिय गैस, जो सबसे आखिरी का तत्व होता है उसमें अक्रिय गैसों को डाला गया, जिसे हम शून्य समूह भी कह देते हैं।
तो अगला है, प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य कौन सा होता है? एक क्षार धातु, एक हैलोजन, एक अक्रिय गैस या एक उपधातु? तो पहला सदस्य जो होता है, जैसे इसका आंसर हो जाएगा एक पहला जो सदस्य होता है एक क्षार धातु होती है, और अंतिम जो सदस्य होती है वो एक निष्क्रिय गैस होती है किसी भी आवर्त की यदि हम बात करें तो। अगला है हमारा, निम्न में से किस में शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता होती है? ए ऑक्सीजन, बी फ्लोरीन, सी नाइट्रोजन या डी नियोन? तो शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता यानी कोई भी मतलब ना तो कोई यौगिक बन रहा है ना कोई मतलब वो है बॉन्ड बन रहा है, तो इसको क्या बोल देते हैं हम? नियोन, जो अक्रिय गैस जो कोई भी क्रिया नहीं करता है। अगला है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो जो तीसरे और चौथे समूह हैं इनका जो सामान्य गुणधर्म, ए बेसिक, बी एसिडिक या सी बेसिक और एसिडिक या डी उदासीन? तो इनके हम यदि सामान्य गुणधर्म की बात करें तो बेसिक और एसिडिक दोनों ही है। अगला है हमारा, आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8 है। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें, और ये हमारे सीरीज का अंतिम प्रश्न है, तो आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? भाई ये प्रश्न आपसे कैसे बनेंगे? यदि इनको आप रटोगे तो नहीं बनेंगे। भाई इसका आंसर है इसका आंसर है हमारा 8। आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितना तत्व है? तो 5वें आवर्त में 18 तत्व हैं। भाई अब ये प्रकार के प्रश्न आपसे कैसे बनेंगे? तो आप आवर्त सारणी को सबसे पहले देखना, अब हमारे सिलेबस में भी शामिल किया गया है, तो आवर्त सारणी को आपको याद करना है। ऐसा नहीं, जो महत्वपूर्ण तत्व हैं, महत्वपूर्ण जो उसके फैक्ट हैं, भाई कितने आवर्त होते हैं, कितने वर्ग होते हैं, क्या होता है, कौन से तत्व हैलोजन कहलाते हैं, कौन से अक्रिय गैसें कहलाती हैं, कौन से, ये वर्ग 2 में इस प्रश्न बने हुए थे। और भाई ऑर्बिटल वगैरह होते हैं, फिर उनकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, विद्युत त्रिज्या, ये इस प्रकार से वांडरवाल त्रिज्या, ये चीजें होती हैं। इनसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जामों में आवर्त सारणी से कई प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आवर्त सारणी को जरूर आप ध्यान से पढ़ें, और पूरी केमिस्ट्री पढ़ने का बेस ही आवर्त सारणी से होता है। यदि आपकी आवर्त सारणी बढ़िया है, अच्छी है और पूरे डाउट्स क्लियर हैं, तो आपकी पूरी केमिस्ट्री में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी। तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।